आमतौर पर जब हम किसी स्पाई थ्रिलर या किसी ऐसी सस्पेंस वाली कहानी की बात करते हैं तो एक तय पैटर्न होता है। हाँ बिल्कुल, एक क्लाइमैक्स बिल्ड हो रहा होता है। एग्जैक्टली कहानी एकदम अपने चरम पर पहुंच रही होती है और क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक ऐसा सबूत सामने आता है जो जो पूरे प्लॉट को ही पलट के रख देता है। मतलब कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट निकल आएगा या कोई फॉरेन कनेक्शन या कोई ऐसा पुराना राज जो अचानक से सबके सामने आ जाता है। सही कहा। और उस पॉइंट पर आकर ना सारे इक्वेशंस बदल जाते हैं। मतलब जो हीरो लग रहा होता है उस पर सवाल उठने लगते हैं और विलन की चालें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ना होकर हमारे देश की असल पॉलिटिक्स में हो रहा हो। आज हम जिस विषय पर डीप डाइव कर रहे हैं वो एक ऐसा ही सियासी भूचाल है जो ठीक चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं असम की। हाँ, जहाँ 9 अप्रैल को असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। बिल्कुल। और इसके नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले फॉरेन पासपोर्ट, अमेरिका में अरबों डॉलर की शेल कंपनीज और एआई फोटोशॉप के दावों ने इस चुनाव को एक हाई स्टेक्स थ्रिलर में बदल दिया है। और ये एलिगेशंस काफी संगीन हैं। हैं, बिल्कुल हैं। और क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों तरफ से भारी पॉलिटिकल तीर चले हैं, तो शुरू में ही ये क्लियर करना जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी जज की तरह फैसला सुनाना नहीं है। हम किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। एग्जैक्टली हम सिर्फ उन दावों, सबूतों और जो काउंटर अटैक्स हुए हैं उनकी परतें खोल रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ताकि हम समझ सकें कि कैसे ये सब इस वक्त के इलेक्शन नैरेटिव को शेप कर रहा है। सही बात है। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें उस पॉइंट पे जाना होगा जहां से ये चिंगारी भड़की। हाँ, 5 अप्रैल का दिन, जब कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राइट। और इस कॉन्फ्रेंस का सीधा निशाना थे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार। पवन खेरा ने सीएम की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों का दायरा सिर्फ असम तक नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका तक फैला हुआ था। और ये कोई आम करप्शन का आरोप नहीं था। पवन खेरा ने सीधे तौर पर यह दावा किया कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास एक नहीं बल्कि कई देशों के वैलिड पासपोर्ट्स हैं। वेट, कई देशों के? हाँ, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए उनके मुताबिक इनमें यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ एंड बारयूदा के पासपोर्ट्स शामिल होने की बात कही गई थी। ओह वाह। लेकिन जहां तक मुझे पता है इंडियन लॉ इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है ना? हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप किसी और देश का पासपोर्ट लेते हैं तो आपका इंडियन पासपोर्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल सही। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो इन देशों का सिलेक्शन है। जैसे अगर हम एंटीगुआ और बारबुदा की बात करें तो ये कैरेबियन देश अपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, यानी पैसे देकर सिटीजनशिप खरीदना। एग्जैक्टली अगर आप उनके देश में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप और पासपोर्ट मिल जाता है, जिससे पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल करना आसान हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने दुबई में गोल्डन वीज़ा और प्रॉपर्टीज़ का मुद्दा भी उठाया। राइट। वो गोल्डन वीजा भी तो कुछ इसी तरह काम करता है ना, वेल्दी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी देता है। हाँ बिल्कुल वही मॉडल है। लेकिन बात सिर्फ वीज़ा या पासपोर्ट पर आकर नहीं रुकी। जो दावा सबसे बड़ा था वो था अमेरिका के वायोमिंग में एक कंपनी होने का। ओ हाँ, वो रिंकी भुयन शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी वाला क्लेम। ये सुनकर तो मैं भी चौंक गया था। कांग्रेस के मुताबिक इस कंपनी का बजट या एसेट्स लगभग 34.67 मतलब $34.67 बिलियन हैं। हाँ, लगभग $35 बिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। अरे ये कोई छोटी रकम थोड़ी है। ये तो कई छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो समझ आया कि आखिर वायोमिंग ही क्यों? अमेरिका का ये स्टेट शेल कंपनीज के लिए एक तरह का टैक्स हेवन माना जाता है। बिल्कुल, वहाँ के लॉज इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बहुत आसान तरीके से कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो जब ऑपोजिशन वायोमिंग का नाम ले रही है तो वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं बता रहे, वो क्लियरली मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही कहा। और सबसे बड़ा आरोप ये था कि चीफ मिनिस्टर ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में, जो चुनावी हलफनामा होता है, उसमें इन सारी प्रॉपर्टीज को छुपाया है। ये सीधा इलेक्शन रूल्स का वायलेशन बन जाता है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है।
जब चुनाव से ठीक पहले ओपोनेंट कैंप पर इस तरह के फॉरेन एसेट्स और पासपोर्ट्स के आरोप लगते हैं तो आप दरअसल वोटर्स की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं। मतलब एक डर पैदा करने की कोशिश। एग्जैक्टली इसका मकसद सिर्फ लीगल पॉइंट्स उठाना नहीं है, बल्कि एक फ्लाइट रिस्क का डर पैदा करना है। यानी ऑपोजिशन पब्लिक को बता रही है कि देखिए, इन नेताओं का पैसा और फ्यूचर तो बाहर सेफ है, अगर ये इलेक्शन हार गए तो ये देश छोड़कर जा सकते हैं। ये तो चीफ मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी और उनकी जो एक लोकल लीडर वाली इमेज है उस पर बहुत बड़ा अटैक है। एक तरह से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसे जनता अपना समझ रही है वो दरअसल एक ग्लोबल एलीट है जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और जब अटैक इतने बड़े लेवल का हो तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर अटैक भी उतना ही अग्रेसिव होना था। और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बस डिफेंसिव होने के बजाय सीधा आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने इन सारे दावों को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो सब एआई फोटोशॉप्ड हैं। एआई फोटोशॉप्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स का यूज करके बनाए गए कंप्लीटली फेक डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने प्रॉपर एविडेंस के साथ एक प्रेजेंटेशन दी जिसका टाइटल था हाउ द ट्रूथ वाज अनकवर्ड, यानी सच कैसे सामने आया। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को पॉइंट बाय पॉइंट चैलेंज किया। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या इसमें? उन्होंने बताया कि जिस यूएई पासपोर्ट को कांग्रेस ऋण की भूया का बता रही है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है। सीएम की टीम ने क्लेम किया कि अगर आप उस पासपोर्ट की फोटो का गूगल रिवर्स इमेज सर्च करें तो सच्चाई सामने आ जाती है। रिवर्स इमेज सर्च। सुनने वालों के लिए बता दूं कि एक ऐसा टूल है जहां आप कोई फोटो अपलोड करते हैं और इंटरनेट एल्गोरिदम्स पूरे वेब को स्कैन करके बताते हैं कि वो एग्जैक्ट तस्वीर या उस जैसी कोई तस्वीर पहले इंटरनेट पर कब और कहां पोस्ट की गई थी। सही एक्सप्लेन किया। तो इसी टूल का हवाला देते हुए शर्मा ने क्लेम किया कि ओरिजिनल पासपोर्ट की जो फोटो यूज हुई है वो दरअसल टीपू सुल्तान नाम के किसी पाकिस्तानी सिटीजन की है। वेट, सीरियसली? एक पाकिस्तानी आदमी का पासपोर्ट? हाँ, सीएम के हिसाब से उस पाकिस्तानी शख्स ने कई महीने या साल पहले वो फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी और उसी फोटो को उठाकर एआई और फोटोशॉप के जरिए उस पर रिनकी भुयन का नाम और फोटो चिपका दिया गया है। और इसी तरह जो इजिप्ट वाला पासपोर्ट था उसको भी उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किया गया, एक सिंपल टेम्पलेट बताया। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर दिन नई टेक आ रही है, क्या सिर्फ एक रिवर्स इमेज सर्च को ही हम एब्सोल्यूट प्रूफ मान सकते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पोस्ट टीपू सुल्तान के नाम से मिली वो खुद इस विवाद के बाद डिफेंस के लिए प्लांट की गई हो? ये एक वैलिड थ्योरी है ना? या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस के दावों में वाकई इतनी बड़ी टेक्निकल ब्लंडर हो गई हो? दोनों ही तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे हम सच और झूठ के बीच की एक बहुत ही धुंधली लाइन पर खड़े हैं। बिल्कुल, आज के टाइम में मैनिपुलेशन किस लेवल का हो सकता है ये कहना मुश्किल है। और आपको याद है वो वायोमिंग में $34 बिलियन की कंपनी वाला पॉइंट? हाँ, उस पर क्या काउंटर था उनका? उस पर सीएम का जवाब काफी सरकास्टिक था। उन्होंने कहा कि वायोमिंग में कोई भी इंसान सिर्फ $199 यानी करीब 16,000 रुपए देकर ऑनलाइन एक कंपनी रजिस्टर कर सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक ताना मारा कि अब जब कांग्रेस ने ये आइडिया दे ही दिया है तो हो सकता है उनके ओपोनेंट्स वहाँ रिंकी के नाम पर एक और नई कंपनी खोल दें। ओह वाह, ये पॉलिटिकल डिबेट का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहां आप आरोप की ग्रेविटी को उसकी प्रोसेस की सिंप्लिसिटी से काट देते हैं। वायोमिंग में वाकई कंपनी खोलना बहुत आसान है और शर्मा ने इसी फैक्ट का यूज करके उस मैसिव $34 बिलियन के क्लेम को ऑलमोस्ट मजाक बना दिया। एग्जैक्टली लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ डिफेंस नहीं खेला, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक ऐसा स्पिन दिया जिसने इलेक्शन नैरेटिव को कंप्लीटली टर्न कर दिया। किस तरह का स्पिन? पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स का मेंशन करके शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा दिया कि वो असम चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। उन्होंने करप्शन के इस मुद्दे को पलटकर सीधा नेशनलिज्म और बाहरी साजिश में बदल दिया। अब समझा। और यही वो पॉइंट है जहां पॉलिटिक्स एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। जब इलेक्शन में पाकिस्तानी साजिश वाला एंगल जुड़ जाता है तो वोटर्स आमतौर पर करप्शन के बेसिक क्लेम्स को साइड में रखकर नेशनल सिक्योरिटी वाले इमोशन से सोचने लगते हैं।
लेकिन ये सब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्लाइड डेक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, राइट? इस डिजिटल लड़ाई ने बहुत जल्दी लीगल सिस्टम का दरवाजा भी खटखटाया। बिल्कुल। रिंकी भुयान शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में फॉर्मली एक एफआईआर फाइल कर दी और इसके बाद जो हुआ वो इंडिया के स्टेट पुलिस स्ट्रक्चर के यूज का एक काफी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बन गया। हुआ क्या था एग्जैक्टली? असम पुलिस दिल्ली चली गई थी ना? हाँ, एफआईआर रजिस्टर होते ही असम पुलिस की एक स्पेशल टीम डायरेक्टली दिल्ली पहुंची। उनका टारगेट था पवन खेरा के घर की तलाशी लेना और खबरों के मुताबिक असम पुलिस ने वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए और क्लेम किया कि उन्हें कुछ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल यानी ऐसी सामग्री मिली है जिससे साबित हो सके कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए गए। लेकिन पवन खेरा तो उस वक्त दिल्ली में थे ही नहीं, जहां तक मुझे याद है। सही याद है, वो उस टाइम तेलंगाना में थे, हैदराबाद में। तो असम पुलिस उनकी तलाश में हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स तक पहुंच गई। वाह! और इस पूरी पुलिस एक्शन के दौरान चीफ मिनिस्टर शर्मा का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने काफी एग्रेसिव टोन में कहा था कि असम पुलिस उन्हें पाताल से भी खोद कर ले आएगी। मतलब पॉलिटिक्स में ऐसे स्टेटमेंट्स सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं होते, ये पुलिस फोर्स के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन और ऑपोजिशन के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली, एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम इसे लीगली देखते हैं तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर दिमाग में आता है। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जब एक स्टेट की पुलिस पॉलिटिक्स से जुड़े किसी मैटर में दूसरे स्टेट की बॉर्डर्स क्रॉस करती है, जैसे असम से दिल्ली या तेलंगाना, तो ये मैन्युअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उन्हें लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और अगर दूसरे स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट हो तो फ्रिक्शन होना तय है। और इसी अरेस्ट के डर से बचने के लिए पवन खेरा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अप्रोच किया और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए पिटिशन लगाई। ये ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, राइट? हाँ, मतलब इसका मेन मोटिव यही होता है कि अगर किसी इंसान पर दूसरे स्टेट में केस दर्ज है तो उसे वहां की कोर्ट तक सेफ पहुंचने दिया जाए और रास्ते में अरेस्ट ना किया जाए। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेयर है ताकि अक्यूज्ड अपना पक्ष रख सके। इस पूरे एपिसोड को देखकर मुझे 2023 का एक और इंसिडेंट याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था WPCRL 742023। उस वक्त भी पवन खेरा के खिलाफ एक केस था। उन्होंने पीएम के बारे में कोई रिमार्क दिया था। तब उनके खिलाफ यूपी के लखनऊ, वाराणसी और असम के हाफलॉन्ग में मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो गई थी। ओह हाँ, वो दिल्ली एयरपोर्ट वाला सीन। एग्जैक्टली। असम पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतारकर अरेस्ट करने की कोशिश की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उन सारी एफआईआर्स को लखनऊ में एक जगह क्लब कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि पुलिस एक्शन अपने आप में एक पनिशमेंट ना बन जाए। तो क्या आपको लगता है हम वही हिस्ट्री यहाँ रिपीट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हिस्ट्री रिपीट तो हो रही है, लेकिन इस बार बैकग्राउंड और एलिगेशंस बहुत ज्यादा सीरियस है। पिछली बार बात सिर्फ एक वर्बल रिमार्क और डेफेमेशन की थी, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ मानहानि का नहीं है। इस बार डिजिटल फोर्जरी, AI फेक्स और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जैसी बातें इन्वॉल्व है। पॉइंट है, यही वो लाइन है जो इस डिबेट को एक नया एंगल देती है। एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि चुनाव के वक्त क्रिमिनल डेफेमेशन और इंटरस्टेट पुलिस रेड्स का यूज डिलिबरेटली पॉलिटिकल आवाजों को दबाने और उनका कैंपेन रोकने के लिए किया जा रहा है। राइट, पावर का मिसयूज। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी का अपना आर्ग्यूमेंट भी लॉजिकल लगता है। उनका कहना है कि अगर ऑपोजिशन इलेक्शन जीतने के लिए डीप फेक्स, AI जनरेटेड पासपोर्ट्स और फेक न्यूज़ का सहारा ले रही है तो उसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ज़रूरी है। ये फ्री स्पीच और राइट टू रेप्यूटेशन के बीच का एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। और जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो तब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच की लाइन और भी ब्लर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। खैर, अब इस लीगल और टेक डिबेट से थोड़ा पीछे हटकर हम इसके सबसे क्रूशल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, यानी इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। 9 अप्रैल को असम में विधानसभा की 126 सीटों पर वोटिंग है। वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे वो फ्लड की प्रॉब्लम हो, टी गार्डन वर्कर्स के राइट्स हों या डेवलपमेंट हो, क्या ये सारे कोर मुद्दे इस डिजिटल और लीगल ड्रामे के शोर में गायब हो जाएंगे? इस पूरी कंट्रोवर्सी का फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फैक्शंस ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। अगर हम इसके पॉसिबल आउटकम्स को एनालाइज करें तो एसेंशियली 2 मेन सिनेरियोज बनकर आते हैं। पहला क्या है? पहला ये कि अगर कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में
या कोर्ट में जेन्युइन साबित हो जाते हैं तो ये असम की पॉलिटिक्स में एक तरह से भूकंप ले आएगा। इससे ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर शर्मा की इंटेग्रिटी पर बड़ा सवाल खड़ा होगा, बल्कि उन्होंने जो एक स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाली इमेज बनाई है वो पूरी तरह से शैटर हो जाएगी। सही बात है। और दूसरा सिनेरियो जो मुझे एक्चुअली ज्यादा डेंजरस लगता है, अगर सीएम शर्मा ये कंप्लीटली प्रूव कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वाकई में एआई फोटोशॉप्ड है और इनका ओरिजिनल सोर्स सच में कोई पाकिस्तानी अकाउंट था, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? फिर तो ये कांग्रेस के लिए एक मैसिव सेल्फ गोल साबित होगा। सिर्फ सेल्फ गोल या उससे भी बुरा? उससे भी बुरा। ये उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को ट्रैक से उतार देगा। पब्लिक में ये मैसेज बड़ी तेजी से जाएगा कि मैं ऑपोजिशन पार्टी इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि वो चुनाव जीतने के लिए फ्रॉड, फॉरेन एलिमेंट्स और पाकिस्तान का सहारा ले रही है। पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ी एसेट होती है, और अगर एक बार वो चली गई तो उसको वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका दूसरा साइड ये होगा कि बीजेपी और सीएम शर्मा को बड़ा एडवांटेज मिलेगा, राइट? बिल्कुल। जो चीज इनिशियल स्टेज में उनके परिवार पर एक डायरेक्ट पर्सनल अटैक लग रही थी, वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन बन जाएगी। वो इजीली खुद को एक फॉरेन और ऑपोजिशन कॉन्स्पिरेसी के विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और हम जानते हैं कि ऐसा नैरेटिव वोटर्स के बीच नेशनलिज्म और सिंपैथी की बड़ी वेव पैदा कर सकता है, जो इलेक्शंस में हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इस प्योर एनालिसिस ने मुझे सच में काफी डीपली सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब हमेशा यही सुनते आए ना कि इलेक्शंस तो जमीनी मुद्दों पर लड़े जाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जॉब्स। लेकिन जब हम इस डीप डाइव के फैक्ट्स को देखते हैं तो लगता है कि आज के टाइम में चुनाव जमीन से ज्यादा लोगों के दिमाग और सोशल मीडिया की स्क्रीन्स पर लड़े जा रहे हैं। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा साइड अपनी कहानी, अपना नैरेटिव पब्लिक के सामने कितनी तेजी से और कितने इफेक्टिव तरीके से रख पाता है। ये डेफमेशन इन डिजिटल एज और मॉडर्न इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी की एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। आप जरा इवेंट्स की स्पीड नोटिस कीजिए। एक पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कुछ सेंसेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। कुछ ही घंटों बाद दूसरा पॉलिटिशियन एक डिजिटल प्रेजेंटेशन ले आता है, रिवर्स इमेज सर्च करता है और उसमें पाकिस्तानी लिंक जोड़ देता है। और फिर अगले ही दिन पुलिस रेड्स शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर स्टेट पुलिस बॉर्डर्स क्रॉस करके रेड्स करने लगती हैं। आज की पॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन की स्पीड और लीगल एक्शन की स्पीड दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगा रही हैं। ये क्लियरली एक नैरेटिव वॉर है जहां सच अक्सर आरोपों और काउंटर आरोपों के शोर में कहीं खो जाता है। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो असम इलेक्शन से ठीक पहले पवन खेरा के इन फॉरेन पासपोर्ट्स और शेल कंपनीज के एलिगेशंस ने वहां के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा तूफान ला दिया है। और इसके बदले में डॉक्यूमेंट्स को एआई जनरेटेड डीप फेक बोलना और असम पुलिस का दिल्ली और हैदराबाद तक इंटरस्टेट एक्शन लेना, इसने मुद्दे को सिर्फ असम तक लिमिटेड नहीं रखा। इसने इसे नेशनल पॉलिटिक्स और डिजिटल राइट्स की डिबेट के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। सही कहा। अब इन डॉक्यूमेंट्स में कितनी सच्चाई है और कितना फोटोशॉप, ये डिसाइड करना तो आने वाले टाइम में जुडिशरी का काम है। लेकिन इसका पॉलिटिकल वर्डिक्ट 9 अप्रैल को असम के वोटर्स डायरेक्टली ईवीएम का बटन दबाकर देंगे। लेकिन इस डीप डाइव को क्लोज करने से पहले मैं इस टॉपिक को एक थोड़े अलग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूं। हाँ, जरूर। शुरू में मैंने एक थ्रिलर स्टोरी का रेफरेंस दिया था जहां नए सबूत रियलिटी को बदल देते हैं। लेकिन आज की इस डिजिटल रियलिटी ने हमें एक काफी डरावने पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी जगह जहां हमारी अपनी आंखें, हमारी स्क्रीन्स हमें धोखा दे सकती हैं। ये डीप फेक्स का बड़ा खतरा है। बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है कि अगर डीप फेक्स और एआई का यूज इलेक्शंस में इस तरह के इंटेंस क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के लिए एक स्टैंडर्ड वेपन बन गया, तो एक आम सिटीजन को सच और झूठ का पता कैसे चलेगा? जब टॉप पॉलिटिशियंस ही एक दूसरे के प्रूफ्स को डिजिटल फ्रॉड बता रहे हैं, तो आम वोटर किस एविडेंस पर भरोसा करे? ये एक बहुत वैलिड और वरिंग सवाल है। क्या आने वाले वक्त में हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस और चुनाव की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए ये रूल बनाना पड़ेगा कि हर बड़े पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के साथ एक सर्टिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अटैच हो? क्या इलेक्शन कमीशन को अब सिर्फ ग्राउंड रैलीज पर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंप्यूटर्स और उनके एल्गोरिदम्स पर भी नजर रखनी पड़ेंगी? डेफिनेटली एक नया चैलेंज है सिस्टम के लिए। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल सवाल हैं जो सिर्फ असम के चुनाव तक रुकने वाले नहीं हैं।
ये दुनिया के हर उस डेमोक्रेसी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे जो इस टेक हेवी डिजिटल एज में एग्जिस्ट करती है। इस बारे में सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। तो इस डीप डाइव में हमारे साथ इस मुद्दे की इतनी गहराई तक जाने के लिए और इन सारी लेयर्स को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और हर जानकारी की सच्चाई तक जाने